Hello everyone, I'm Brajesh Mohan and welcome to my YouTube channel. Guys, in this particular video, we are going to discuss about RBI Grade B 2023 Phase 1 exam. Basically, I'm going to simplify Phase 1 exam for you. आप में से काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली दोज हु विल बी गिविंग दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हम लोग सब कुछ देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आजकल बेसिकली पूछे जा रहे हैं। So watch this video till end, and if you have not subscribed this YouTube channel yet, please do subscribe, like this video, share it with your friends, and also please join our Telegram channel क्योंकि कई सारे important updates on daily basis आपको वहां पर दिए जा रहे हैं। तो लिंक जो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कई रिसेंटली मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, और जैसा कि आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो यहाँ पर गेम चेंजर है क्योंकि आपको 50 मार्क्स ESI में, 50 मार्क्स आपको FM में और 100 मार्क्स आपके यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के आपको यहाँ पर रहते हैं। सो ओवरऑल आउट ऑफ 300 200 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव के हैं। सो इफ यू आर नॉट गुड इन दिस सेगमेंट सो डेफिनेटली आपको ये सिलेक्शन में इम्पैक्ट करेगा। ओके, सो डू चेक आउट दिस कोर्स इफ यू फाइंड कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे डिटेल्स उस आर्टिकल में आपको वहाँ पर दिए हुए हैं। इनिशियली देयर विल बी ओनली 50 सीट्स, सो आई वुड से हरी अप एंड डू रजिस्टर्ड। एज यू ऑल नो, मेरा मंथली PIB मैगजीन आता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट फॉलोड PDF फॉर RBI ग्रेड बी एंड NABARD ग्रेड एग्जाम। सो इफ यू डू नॉट नो अबाउट इट और ये आपने अभी तक यूज नहीं किया है, सो आई वुड से यू शुड check out about it. Recently we have updated it, and from October onwards now even RBI SEBI circulars, agriculture news, global and national reports, descriptive questions, exam level practice questions are also being provided in this magazine. So a single magazine can solve or can help you in the objective sections of economics and social issue or even the finance current affairs. So please check out, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Now let's get started with the video. सबसे पहले हम लोग रीजनिंग एबिलिटी डिस्कस करेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 45 मिनट दिया जाता है। 50% क्वेश्चंस आपको ये मान कर चलो कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से होंगे एंड रिमेनिंग 50% आपको दूसरे क्वेश्चन से होंगे जो 2 अदर सेगमेंट है वहां से होगा। So basically we will categorize this reasoning ability in 3 parts. First part will be puzzle and sitting arrangement, second part critical reasoning, and third part will be logical reasoning. Okay, and accordingly we will also see the questions कि किस तरह के questions आजकल आ रहे हैं। Okay, if we talk about the puzzle and sitting arrangement, so here most of the puzzle will be calculatives खास करके, और आपको ऐसा नहीं है कि जो 25 या 30 questions है that will be from 5 puzzles or 6 puzzle. Maybe there can be few puzzles जहां पर कि आपको पजल में बस 2 ही क्वेश्चंस हो या 3 ही क्वेश्चंस हो, कुछ पजल्स आपको 4 क्वेश्चंस होंगे। सो इट्स नॉट फिक्स दैट कि इन ऑल द पजल्स देयर विल बी 5 क्वेश्चंस। ओके, तो सिमिलरली नंबर ऑफ पजल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। आप ये मत सोचना कि 25 अगर सब बोल रहे हैं तो 25 मतलब 5 पजल वहां पर होगा। नो, देयर कैन बी 7 पजल और 8 पजल इन द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो ये चीज पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए। Second thing, the puzzles will be calculation based. Let's say कि if they ask you age based puzzle, okay, तो उसमें आपको एज कैलकुलेट करना होगा, एक बेस ईयर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको दिए होंगे और यहाँ पर 10 से 15 लोग बैठे होंगे, या इवन ये भी हो सकता है कि आपको 9 ही लोग हो और एज वो आपको 15 दे दें, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा खुद। मतलब एक तरह से कैलकुलेशंस बेसिकली आपको वहाँ पर इंक्रीज करना होता है, लेंथी बनाना होता है ताकि टाइम कंज्यूम हो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें। सिमिलरली अगर हम लोग फ्लोर फ्लैट की बात करें तो इफ दे आस्क यू सिंपली फ्लोर बेस्ड अगर वो पूछते हैं तो देयर विल बी 20+ फ्लोर्स। अगर उन्होंने जो है फ्लैट भी इंक्लूड कर दिया तो 20 लोगों को जो है वो 3 से 4 फ्लैट में आपको एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे। तो इस तरह से आपको वो लोग डिफिकल्ट करते हैं, इसको लेंथी करते हैं बेसिकली। तो इफ आई हैव टू से इट इन सिंगल वर्ड, सो if someone have practiced then definitely they can solve these questions, but these questions are time consuming, so you will feel that this 45 minutes is not sufficient to solve all these 60 questions. So your basic target should be to solve as much questions as you can. Okay, and minimum you should target 15. This is the minimum that you should target.
क्योंकि इससे नीचे अगर आ गए तो फिर सेक्शनल में दिक्कत हो जाएगी, सेक्शनल में आपको एक तरह से डाउट बना रहेगा, और सेक्शनल में अगर डाउट बना रहेगा तो आप रिजल्ट का वेट करोगे, उसके बाद आप फेज 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। एज यू नो कि फेज 2 आपको 6 मई को हो सकता है और 1 अप्रैल का आपका फेज 1 है, 15 दिन में आपको रिजल्ट आते हैं। ना यू कैन डिसाइड कि आपके पास ओनली 20 डेज बचेंगे और उस 20 डेज में आप जो है पूरा का पूरा फेज 2 नहीं कर सकते, फिर रिवीजन तक नहीं कर सकते हो, पूरा रिवीजन भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है अपने फेज 1 में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो, ताकि आपको अंदर से आवाज आए कि नहीं यार मेरा हो जाएगा। सो पहले ही दिन से आपको 2 अप्रैल से ही आप लगातार स्टार्ट कर सकते हो फेज 2 एग्जाम के लिए, ये चीज आपको करना पड़ेगा, देन ओनली आपका सिलेक्शन होता है। सो आई हैव लिस्टेड, बट सी दीज लिस्ट आर नॉट द दिस, इट्स नॉट लाइक कि इसी तरह के पजल्स आपको पूछे जाएंगे, इसके अलावा भी कई तरह के होते हैं। मैं बस आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सोर्स क्या है, आप क्या करो कि डेली टारगेट्स वाले जितने भी आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस के टीचर्स वगैरह यूट्यूब पढ़ रहे हैं या और भी जगह पर जो पढ़ा रहे हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग डेली टारगेट्स, या उनके कई सारे अच्छे अच्छे पीडीएफ वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, वहां से आप पजल वगैरह का प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपका लेवल इंप्रूव होगा। क्योंकि अभी आईपीएस पीओ मेंस कंडक्ट हुआ है, एसबीआई पीओ मेंस होने वाला है, तो इसके काफी सारे कंटेंट आपको मार्केट में या यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। सेकेंड सेगमेंट की बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस होगा। यहाँ पर बस 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड काउजल इफेक्ट। मेजरली आपको क्वेश्चंस स्टेटमेंट एजम्पशन एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं और एग्जामिनर का मेन पर्पस ही आपको कंफ्यूज करना है। ओके, सो अगेन यूट्यूब पर आपको कुछ 2-3 मेगा सेशंस वगैरह अवेलेबल है, 2 आवर 3 आवर के सेशंस वगैरह अवेलेबल है, जो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर देता है। बट सी आप में से काफी सारे लोग क्या करोगे, वो वीडियो देख लिया और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं किया, फिर तो ये भूल जाओ कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे भी। अगर हो भी जाएंगे, आपको फील आएगा कि मैंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन वो आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, वो गलती ही हो सकता है। इसीलिए ओनली सॉल्यूशन जो यहाँ पर स्कोर करने का है वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में आपके सही होने के उतने ज़्यादा चांस होंगे और उतना ज़्यादा आप एग्जाम के बाद कॉन्फिडेंट फील करोगे इसका एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नो थर्ड सेगमेंट जो है वो आपको लॉजिकल रीजनिंग है। सी प्रीवियसली यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, जैसे डायरेक्ट सिलोगिज्म पूछ लिया या आपको कोडेड डायरेक्शन सेंस वगैरह पूछ लिया, बट अब उन्हीं क्वेश्चंस को अलग तरीके से घुमा कर आपको रिप्रेजेंटेशन जो है अलग तरह से दिया जाता है। एक तरह से आपको डराने का कोशिश किया जाता है ताकि आप उसको देख के ही छोड़ दो। ओके, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा ना। दिस इज द कोडेड डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। कोई लॉजिक बनता है कि आपको डायरेक्शन सेंस को भी वो लोग कोड कर दे रहे हैं, कोडिंग करके दे रहे हैं। सो 2 people, मनोज एंड सीता, went to different store to buy items. Both of them followed a different path with a given in the forms of codes. यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर डॉलर का मतलब नॉर्थ होता है, हैश का मतलब साउथ होता है, एंड का मतलब ईस्ट होता है और एट द रेट का मतलब वेस्ट होता है। नाउ अगर A3 @ H लिखा हुआ है, इसका मतलब A इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H। इस तरह से आपको दिए हुए हैं। नाउ यहाँ पर आपको पाथ ऑफ सीता दिया हुआ है एंड यहाँ पर पाथ ऑफ मनोज दिया हुआ है। दोनों का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी नीचे क्वेश्चंस होंगे 2 से 3 उसको आपको सॉल्व करने हैं। मतलब कि 5 to 8 मिनट आपको यहाँ पर आसानी से लग जाएंगे। तो देखा आपने, सिंपल सा आपको डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन जिसको कि हर कोई सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसको कोड करके देने के बाद मतलब क्या हुआ कि वो लेंदी हो गया और मे भी इसमें काफी सारे लोग गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ढेर सारा डायरेक्शंस को दिमाग में रखना पड़ता है। ऑटोमेटिक सी बात है, आपको मिस्टेक्स वहां पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस उस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो। चलिए अब हम लोग एक सिलोगिज्म की बात करते हैं। सो दिस इज द रिवर्स सिलोगिज्म क्वेश्चन, जहां पर आपको कंक्लूजन दिया हुआ है और स्टेटमेंट्स आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। आपको फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन से ऑप्शंस का स्टेटमेंट इस कंक्लूजन को सेटिस्फाई करता है और वही आपके आंसर्स होंगे। सो दिस इज द कॉल्ड रिवर्स सिलोगिज्म। हम लोगों को सिलोगिज्म स्टेटमेंट दिया होता था और कंक्लूजन अपने होते थे कहां पर, वो ऑप्शंस में होते थे, लेकिन यहाँ पर रिवर्स सिलोगिज्म कर दिया गया है। सिमिलरली अगर आपको डायरेक्ट सिलोगिज्म दिया जाएगा तो आपको कॉलम मैचिंग के रूप में दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए, ABCD। कॉलम ए में आपको ABC है और कॉलम 2 में आपको DEF है। आपको मैच करना है
देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है कि कौन सा इसमें मैच करेगा, ए के साथ कौन मैच करेगा, ए डी या ए ई एफ। इसमें दो भी हो सकता है कि ए डी भी हो सकता है, ए ई भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन होते हैं। जैसे ऑप्शन में आपको ए डी ए ई दिया रहेगा, ए डी ए ई एक ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में आपको बी और बी डी बी ई सिर्फ दिया रहेगा, तीसरे ऑप्शन में आपको जो है सी सी ई एंड सी एफ दिया रहेगा। इस तरह से आपको जो है ऑप्शंस दिए होंगे जो आपको यहाँ पर होंगे। तो अब ऐसी बात आपको एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा, सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। मतलब जो पहले 30 सेकंड का क्वेश्चन होता था वो आपको 1.5 से 2 मिनट का क्वेश्चन उन्होंने आसानी से बना दिया। तो समझ सकते हो कि पेपर कहने का मतलब लेंथी कर दिया गया। सिमिलरली हम लोग अगर बात करते हैं इनपुट आउटपुट का, तो आप अगर पहले देखो तो इनपुट आउटपुट क्या होते हैं कि सिमिलर लॉजिक आपको सारे स्टेप्स में लगते थे, बट नो दे हैव चेंज इट। अब उन्होंने क्या कर दिया कि आप पहले स्टेप का पहले लॉजिक फाइंड करो, फिर इसके बाद इससे इसका लॉजिक फाइंड करो, इससे इसका लॉजिक बनाओ, यहाँ से यहाँ जाने का अलग लॉजिक होगा, यहाँ से यहाँ जाने का अलग लॉजिक होगा। मतलब 5 डिफरेंट स्टेप्स, 5 डिफरेंट लॉजिक्स, यू हैव टू फाइंड ऑल द लॉजिक्स एंड ऑन दोज लॉजिक्स, बेस्ड ऑन दोज लॉजिक्स आपको जो इनपुट गिवन होगा उसको आपको डिकोड करना है, सॉल्व करना है, और उस पर बेस्ड आपको जो 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे उसको आपको सॉल्व करना है। बट ये इजी होता है अगर आपको 40 से 50 डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स याद है, पता है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से 4 से 5 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। सिमिलरली ये जो डायग्राम बेस देख रहे हो, डायग्राम देख के आप में से काफी सारे लोग डर गए होंगे, अरे यार ये क्या हो गया, बट नो, ये सबसे इजी इनपुट आउटपुट होता है। अगर आपको पता है इसका लॉजिक तो ऑटोमेटिकली आप इसको चट से सॉल्व कर सकते हो, काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली बाइनरी कोडिंग पर बेस्ड है। जैसे बाइनरी में क्या होता है, 1 और 0 होता है। ओके, इसी को अगर हम लोगों को लिखना होगा क्या लिखेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये 0 का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसको हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं, इसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। इसी तरह से हम लोगों को क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा, या 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 होगा, वो 4 हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये बाइनरी कोडिंग्स पर बेस्ड होते हैं। आप देख सकते हो कि 1 0 0 का मीन्स 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 1 का मीन्स 3 दिया हुआ है, 1 1 का मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो 3। ये पूरा का पूरा कोड होता है, लेकिन आपको बस ये हिंट दिया गया है, आगे का कोड आपको निकालना है। जैसे 1 0 0 का मतलब 1 0 0 का मतलब क्या हो गया, उसको आपको कोड को डिकोड करना है, बाइनरी में आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लॉजिक फिर फाइंड आउट करने हैं और तो आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर। तो ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आपको चेंज कर दिया गया है। लॉजिक आपको अगर पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की बात करो तो कोडिंग डिकोडिंग में देख सकते हो आजकल क्या हो रहा है कि नंबर, लेटर्स एंड सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस आपको कोड आ रहे हैं। मतलब कि आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए होंगे, लेट्स सपोज 4 वर्ड दिए गए हैं, इन चारों वर्ड का आपको 4 डिफरेंट कोड्स दिया गया है। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले इसका नंबर्स का कोड फाइंड आउट करना है, आपको लेटर्स का कोड फाइंड आउट करना है, और सिंबल्स का कोड फाइंड आउट करना है, और ये आपको सारे वर्ड्स के लिए करना है इस तरह से। उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस दिया होगा उसमें आपको लॉजिक को फाइंड आउट करना है। अगर इसी को मुझे अगर अब क्या होगा कि ये 3-4 साल हो गए इस क्वेश्चन को, तो अभी पीएस ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट करना हो तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्लैंक्स देना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर देख सकते हो वर्ड में ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपको कोड में ब्लैंक दिया हुआ है, इस तरह से। अभी उन्होंने आईपीएस पीओ मेंस में क्या किया कि उन्होंने जो है वर्ड 4 दिए थे, कोड 3 ही दिए उन्होंने। मुझे लगा यार भूल गए क्या वो लोग, बट बेसिकली यही क्वेश्चन था, और इससे क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, क्योंकि हम लोगों ने उस तरह के क्वेश्चंस किए नहीं थे। और फिर फाइंड आउट, लॉजिक फाइंड आउट, और ये 2 into 4 मार्क्स का था। मतलब जिसके ये सॉल्व हो गए 8 नंबर पक्के। अगर बस एक लॉजिक आपको मिल गया 8 नंबर आपके ले जाओ यहाँ से। तो ये चीजें होती है आपको, बेसिकली ये क्या होता है ना, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक तरह से लॉजिक अगर एक बार आपने डिड्यूस कर लिया तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। सो वीडियो को पॉज करके अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो डेफिनेटली ट्राई करें, और आप कमेंट बॉक्स में अपना लॉजिक आप बता सकते हो। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लॉजिक बता सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, लिख देना कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इसी तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो। ये 1 है, ये वाला, और ये 2 है। आप लॉजिक जो है वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडेड एक्शंस में एक ही क्वेश्चन है, सिलोगिज्म में आपको 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। तो आप लॉजिक जो है नीचे बता सकते हो आपको क्या लगता है किस तरह से गया हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स बैक। आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग चुका है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। सो ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम ओलिव बोर्ड फ्री मॉक। ओके,
वैसे मेरे पास पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन है उनका, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी जो है देखो बैंक पैक अगर ले लेते हो, ऑलिव बोर्ड का क्या है कि अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी का लिया हो तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई वुड से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, नए प्रैक्टिस करने के लिए आप बैंक पैक भी ले सकते हो, या अपने से अगर किसी ऑलरेडी के पास है तो उस आप दोस्त से आप ले सकते हो, ताकि आप क्वेश्चंस वगैरह देख सको कि किस तरह के आपको आते हैं। बट आपको प्रैक्टिस ऑलिव बोर्ड लेवल ही करना चाहिए, क्योंकि आजकल वही आपको एग्जाम में आ रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिकल के क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। पूरा पुराने वाले आउटडेटेड क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करना, और खुश मत हो जाना कि मेरा इसमें से हो जाएगा। नो, देखो अगर आप नए नए तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, नई नई चीजें प्रैक्टिस करते हो, तो आपका माइंड जो है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होता है। और यही बेसिकली आपको करना है, अपने माइंड को आपको रेडी करना है, ताकि वो वहां पर जाकर जो है घबराए नहीं, वो डर नहीं जाए। जब भी कुछ नया रिप्रेजेंटेशन देखो उसको लगे अरे यार ये क्या हो गया, ये चीज उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली पर्पस यही है मॉक टेस्ट करने का, ताकि आपको नए नए तरह के क्वेश्चंस वगैरह का आइडिया पहले से हो, और आपका माइंड जो इन चीजों को फेस करने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। जस्ट बस जाना और वहां पर स्टार्ट कर देना है। ओके, नाउ व्हाट्स द ट्रिक टू इम्प्रूव। आपको यहाँ पर ट्रिक है कि डेली आपको टारगेट सेट करना है। ओके, जैसे कि मुझे 5 पजल करने हैं, मुझे 2 कोडिंग डिकोडिंग के सेट मारने हैं, 10 जो मुझे रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चंस करने हैं। तो इसलिए आपको 1 डे बिफोर, देखो 1 महीने का स्टडी प्लान वगैरह मत बनाओ, डेली का प्लान बनाओ कि आज जो है मतलब आज रात में मुझे प्लान कर लेना है कल दिन भर मुझे क्या करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी है। और कोशिश करो कि बाय एंड ऑफ द डे आप उन चीज़ों को अचीव कर लो। सो दिस अचीवमेंट विल गिव यू द पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि यार आज मैंने कुछ अच्छा किया हुआ है, आज मैंने थोड़े इंप्रूवमेंट किए, आज मैंने पढ़ाई की है। सो इस दिस वे आप क्या कर सकते हैं, अपने दिल को भी एक तरह से बेवकूफ़ बना सकते हो, और ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई भी अच्छे खासा हो जाता है। इसीलिए आप जो है डेली टारगेट्स बनाया करो। और यूट्यूब पर भी या कह सकते हैं जो भी बैंक एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, उसमें से कई सारे एजुकेटर्स आपको डेली टारगेट्स वगैरह देते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वो क्वेश्चंस भी आप डेली टारगेट्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। ये एक बेहतर सोर्स है, क्योंकि बुक्स वगैरह जो है वो आउटडेटेड है। जो आजकल लेटेस्ट पीडीएफ वगैरह आ रहे हैं उसमें आपको नए पैटर्न के अपडेटेड क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं। ये सेक्शन को फोकस, अगर जिसका मान लो पजल अच्छा नहीं है, सो दे शुड फोकस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर उसने इसको अच्छे से कर लिया तो यहाँ से आपको 15 से 17 नंबर आसानी से आ सकते हैं। सो गाइस, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद पजल यू कैन सॉल्व दिस, बट ये बात हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि एक पजल तो करना ही पड़ेगा। जनरली ये सब क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आते हैं, और 1 मार्क 2 मार्क में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको मेहनत करने के बाद भी जो है सॉल्व करने के बाद ही बस 1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप पजल एक 5 मार्क्स वाला कर लेते हो, तो अगर आपने लॉजिक ढूंढ लिया, पजल आप अगर सॉल्व कर लिए, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड विच विच विल बी सफिशियंट फॉर यू टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और 25 मिनट होगा। ये सफिशियंट नहीं होता है टाइम, क्योंकि लेंथी पेपर आता है। यहाँ पर आपको जो डाटा इंट्रोडक्शन से 10 क्वेश्चंस होंगे, एंड द डीआई विल बी लॉजिकल डीआई, अरिथमेटिक डीआई एंड मिसिंग डीआई। ओके, जनरली अगर आपको लॉजिकल डीआई बात करें तो हम लोग को यहाँ पर डबल पाई चार्ट या मिक्स्ड ग्राफ ये सब आपको यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह के प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। जो भी आपको यूपीएस पीओ मेंस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लें। हमारा बेंचमार्क क्या है, हमारा बेंचमार्क है यूपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के लेवल को टच करना या उससे आगे बढ़ना। अगर आप वो चीज अचीव कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपको प्रीलिम में यहाँ पर कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारा कंपटीशन ही बेसिकली, अगर आप वो एग्जाम नहीं देते हो, खास करके जो बैंकर्स हैं या यूपीएससी वाले, उनके बता दूं कि अगर आप वो एग्जाम्स नहीं देते हो तो आपका कंपटीटर ही वही है, वही बेसिकली आपको आउटप्लेस करने वाला है। जो भी लोग ये एमपीएस पीओ का मेंस दिए हुए हैं, एसबीआई पीओ का मेंस दिए हुए हैं, वही लोग आपका कंपटीटर हैं। हम लोग जब फेज 2 में जाते हैं तो कंपटीशन चेंज होता है, वहां पर अपना कंपटीटर जो होता है यूपीएससी वाले होते हैं, जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, जो प्रीवियस वाले हैं। लेकिन प्रीलिम में कंपटीटर आपका डिफरेंट है। सिमिलरली डाटा सफिशिएंसी के 2 to 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नंबर सीरीज के 2 to 3 क्वेश्चन रहेंगे। मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अलजेब्रा से आपको 2-3 क्वेश्चन होता है। तो ये दोनों सेगमेंट को काफी अच्छे से कर लेना। ये दोनों सेगमेंट मिलाकर आपको 5 to 6 मार्क्स आ सकता है, जो कि आपके सेक्शनल को क्लियर करने के लिए सफिशियंट होगा। इवन आप अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से भी आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। तो
तो अगर जिसको सेक्शनल क्लियर करना है बस उसके लिए ये तीनों सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर उसका DI उतना अच्छा नहीं है तो। ओके, वंस अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है, डेली टारगेट सेट करने हैं। नए जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट है, उसको सीखो, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस, नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे करो। जैसे कि आजकल जो वेरिएबल बेस्ड DI आ रहा है, जहाँ पर आपको वेरिएबल्स दिया जा रहा है, एक्स वाई ये सब के फॉर्म में आपको जो वेरिएबल्स दिए जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस वगैरह का प्रैक्टिस करो, तब जाकर आपका जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही इंप्रूव होगा और एग्जाम के लिए आप रेडी भी हो जाओगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या है, इसी पर बेस्ड आपको लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस एन इज इक्वल टू 0। इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन। वी ऑल नो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो डेफिनेटली इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर विल बी टू रूट्स ओनली। ओके, सो दे आर सेइंग दैट देयर आर टू रूट्स एंड दोज रूट्स आर ए एंड बी। बट आप क्या करोगे, आप फटाक से जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि ये ax स्क्वायर है, ये bx है और ये c है। हमको पता है कि a 1 है, b माइनस 13 है और c यहाँ पर n दिया हुआ है। सो c इज इक्वल टू n दिया हुआ है, मीन्स n जो एक वेरिएबल है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं दिया गया है। ओके, और यही आपको फाइंड आउट भी करना है n। तो ऑब्वियस ही बात है आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसको सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका होगा। डिफरेंट तरीका क्या है, बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको बेसिकली तीन चीज़ों पर पूछे जाते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट। सम ऑफ रूट होता है c बाय मी माइनस b बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाय और डिफरेंस ऑफ रूट होता है रूट अंडर d बाय। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रूट से पूछा गया है क्वेश्चन, आपको डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको ये क्वेश्चंस को बेसिकली 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे आप। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर किसी को पता नहीं है, इसको दूसरा तरीका है ऑप्शंस के माध्यम से, कि आप एक एक ऑप्शंस को, चूंकि n पूछा गया है, n का वैल्यू आपको ऑप्शंस में दिया होगा, तो उसको आप 1 बाय 1 करके पुट करो यहाँ पर और फिर आपको देखो कौन सा सेटिस्फाई करता है। ये a माइनस बी इक्वल टू 3 को कौन सेटिस्फाई करता है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको 5 to 10 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे इस मेथड से करने में। तो अगर आप इसी को 5 to 10 मिनट में कर रहे हो तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेंगे और उस कंडीशन में आपका क्या होगा, एकदम से या तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे सेक्शनल, या वो भी आप लटक जाओगे। तो आप समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है क्वांटिटी, आपको एक तरह से कंपेयर करने के लिए दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी अलजेब्रा है। जैसे कि हम लोग ये वाला देखते हैं, ये तो काफ़ी ईजी लग रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ 8 to the power m minus 3 इज इक्वल टू 512। आपको पता है कि 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 to the power m minus 3 इज इक्वल टू 8 to the power 3। अब क्या होता है, बेस सेम फॉर्मूला है, तो बेस सेम आपको अगर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर नहीं इक्वेट कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी था, m इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और दोनों का आपको कंपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। सिमिलरली हम लोग अगर नंबर सीरीज की बात करें तो आजकल किस तरह के क्वेश्चन पूछा रहे हैं, जैसे देख सकते हो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c एंड देन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग देम। तो a यहाँ पर दिया गया है, b यहाँ पर दिया गया है और c यहाँ पर दे सकता है। आप देख सकते हैं कि ये एक नेक्स्ट नंबर सीरीज है और ये एक मिसिंग नंबर सीरीज है। सिमिलरली आपको यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज का भी दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व कर लेके आपको यहाँ पर ऑप्शंस मार्क करने, किस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा। तो आप देख सकते हो क्या हो गया, ये कैलकुलेटिव हो गया, जहां पर एक सीरीज सॉल्व करने थे 1 मार्क्स के लिए, अब आपको 3 सीरीज सॉल्व करने हैं 1 मार्क्स के लिए। तो बेसिक फंडा यही है। तो गाइज आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और इस तरह के और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सब आपको सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, या आप जब देखोगे उसको करना स्टार्ट करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। तो पर्पस ही वीडियो का ये है कि ताकि आपको बताया जा सके कि आप जो अगर पुराने वाले क्वेश्चंस अगर कर रहे हो तो वो आपको एक तरह से हेल्प नहीं करेंगे, नए वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दो। सो ओके, सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं एंड वंस अगेन आपको यहाँ पर 25 मिनट होता है। सेम क्वांट की तरह आपको यहाँ पर 25 मिनट दिया जाता है। ये सेक्शन कंपेरेटिवली इजी होता है उनके लिए जिनका रीडिंग स्पीड अच्छा है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है।
आप भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बस एक ही चीज़ करके, फोकस ऑन रीडिंग। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आपको रीडिंग आपकी फास्ट होगी, जितना आसानी से आप जितना जल्दी समझ पाओगे चीज़ों को, उतना आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रीडिंग हैबिट्स पे ही बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर 5 to 6 क्वेश्चन आपको ग्रामर से आता है, और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी क्वेश्चंस आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रीडिंग पर बेस्ड होते हैं। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना अच्छा आपका होगा। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से तो 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स है, और लेंथी सा पैराग्राफ होगा, बड़ा सा पैराग्राफ होगा, जिसको पढ़ने आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। अगर आपको दोबारा पढ़ना पड़ गया फिर तो आप समझ लो कि आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में। ओके, इसीलिए एक ही बार में पढ़ के समझना इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट को आजकल क्या करें, लेंदी कर दे रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अभी पीएसपीओ का मेंस हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक पैराग्राफ दिया, उसमें 8 ब्लैंक्स थे, 7 ब्लैंक्स थे, 7 देयर वर 7 ब्लैंक्स एंड 10 वर्ड्स वर गिवन बिलो। सेम पैराग्राफ में, यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हुआ, नीचे में उसी में आपको यहाँ पर 10 जो है वर्ड्स दिए हुए थे, 10 वर्ड्स दिए हुए थे, 10 वर्ड्स वर गिवन। एंड आपको बताना था कि ये जो ब्लैंक्स, लेट्स सपोज ब्लैंक नंबर 1 है, उस ब्लैंक नंबर 1 में इन 10 वर्ड में से कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पर सुटेबल हो सकते हैं। तो मतलब आपको ऑप्शंस में थे, जैसे कि इसका नंबरिंग हम लोग 1 2 3 कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से था कि 1 and 3, 1 and 4, 1 2 3, 1 4 6, इस तरह से। मतलब कि आपको हर एक ब्लैंक के लिए सारे वर्ड्स को चेक करने थे कि कौन कौन सा वहां पर फिट बैठ रहा है, कौन कौन सा वहां सुटेबल बैठ रहा है। मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन उसको इतना लेंथी कर दिया गया कि ऑटोमेटिक सी बात है 2 से 3 गुना टाइम ये ले लेगा। समझ रहे हो, ये चीज हो रही है। देन देयर यू वर्ड स्वैप, वर्ड स्वैप को करने के लिए स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर आपको वर्ड स्वैप कर दिया है। मतलब कि वर्ड जो है वो रॉन्गली प्लेस्ड है, उसको आपको सही रिप्लेसमेंट करके आपको उसको आंसर मार्क करना है। मैच द कॉलम्स, डबल फिलर्स, पारा जंबल। आजकल क्या हो रहा है कि आपको पारा जंबल, पहले एक पारा जंबल में 5 क्वेश्चन होता था, नहीं, अब वो जमाना गया। आपको अब 5 क्वेश्चन है, पांचों में अलग अलग स्टेटमेंट को ही जंबल कर दिया गया, उसको आपको अरेंज करना है। देन देयर इज सेंटेंस कनेक्टर, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, या आपको एक इवन वर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और आपको उस पर 3 स्टेटमेंट दिया जाता है, 4 स्टेटमेंट दिया जाता है, और आपको बताना होता है कि वो वर्ड जो है वो कौन से स्टेटमेंट में सही यूज हुआ है। मतलब आपको वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको बेसिकली वो कर देते हैं। तो इस तरह के आजकल नए नए चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वंस अगेन, तरीका क्या है कि जितना ज़्यादा टाइप का आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका माइंड जो है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा। ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में जाकर वो डरेगा नहीं, उन चीज़ों को वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा। तो बेसिक फंडा ये है, प्रैक्टिस करो, और पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंख खोल के सही चीज़ प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम कम बचे हैं और कम टाइम में आपको जेन्युइन चीज़ें ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू जनरल अवेयरनेस। कई जनरल अवेयरनेस में आपको 2 चीजें आजकल पूछी जा रही है। एक तो करंट अफेयर्स, जीए में आपको सीए के साथ साथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस एंड देयर इज गवर्नमेंट स्कीम। अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कीम को छोड़ के जा रहे हो तो बेवकूफ आप लोग। ओके, ये मत करना। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस हम लोग ये मान कर चलते हैं कि 15 to 20 क्वेश्चंस आपको जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से ही रहते हैं। यहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चंस रहता है, कम भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी रहता है किसी शिफ्ट में। करंट अफेयर्स मेजोरिटी रहते हैं, लेकिन करंट में आपको यहाँ पर जो है बेसिकली बैंकिंग जो है, जो बैंकिंग करंट अफेयर्स होता है, बैंकिंग अफेयर्स लिख देता हूँ, बीए मतलब बैंकिंग अफेयर्स। ओके, जैसे कि आरबीआई से न्यूज हो गए, सेबी के न्यूज हो गए, या बैंक के जो न्यूज होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। देन देर इज नेशनल अफेयर्स, रिपोर्ट्स इंडस्ट्रीज अनदर सेगमेंट, रिपोर्ट्स, ये सब आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपको मेजर पोर्शन होता है। तो सीए में भी आपको बैंकिंग अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको फेज 1 में भी और फेज 2 में भी पूछा जाता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ brajeshmohan.in पर, मोस्ट फॉलोड आर्टिकल है बेसिकली जनरल अवेयरनेस के लिए। काफ़ी सारे लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आप ये आर्टिकल का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप पढ़ो। 5 मिनट आपको पढ़ने में लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको जनरल अवेयरनेस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं बचेगा, और आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या करना है जनरल अवेयरनेस के लिए। सिमिलरली मैंने गवर्नमेंट स्कीम के लिए भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और वीडियो को मैं लेंदी नहीं करना चाहता हूं। तो आप गवर्नमेंट स्कीम को, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम में क्या होता है,
इसमें आपको दो तरह के होते हैं, एक नए स्कीम्स और एक पुराने स्कीम्स। तो नए स्कीम में कौन कौन से स्कीम कवर करने होते हैं, नए तो सारे कवर करने होते हैं, ओल्ड में कौन कौन से कवर करने होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है इसके माध्यम से बता रखा है। देखो एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है पीआईबी, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पीआईबी जो है मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग हर मंथ में 200 से 250 लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। तो मंथली पीआईबी अब या तो वेबसाइट से कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप टाइम सेव करोगे तो दूसरे सेगमेंट में दे पाओगे, तो ऑब्वियसली यू शुड गेट सम पीडीएफ। और I can guarantee you that it is the most comprehensive PDF that you can get. Okay, even लोग भी यही रिकमेंड कर रहे हैं, so you can get the PIB. बट रीड दिस आर्टिकल, इससे आपको आइडिया हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम में क्या पढ़ रहे हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको एक तरह से जनरल आइडिया हो चुका है कि बेसिकली आपको क्या करना है फेज 1 एग्जाम के लिए। जो रिमेनिंग 70 to 75 डेज है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपका फेज 1 क्लियर होगा। आपके जो आरबीआई के ड्रीम है वो बेसिकली फेज 1 क्लियर होने के बाद ही आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी आपको 800 रुपये फॉर्म फिल कर सकता है, डाल के फॉर्म डाल सकता है, और जो भी एलिजिबल होगा। लेकिन आप अगर जब सेकेंड स्टेज में जाते हो तब जाकर आपको रियलाइज होता है कि यस नाउ आई एम इन द कंपटीशन। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी गलती मत करो, अभी भी टाइम बचे हुए हैं, सो यूटिलाइज दिस टाइम वाइजली। और एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके अगर प्रीलिम देते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको प्रीलिम क्लियर करने से। वंस यू आर डन विद द प्रीलिम, ऑब्वियस सी बात है आपको, और ये मत करना कि सिर्फ प्रीलिम पढ़ना स्टार्ट करो तो अभी से, नो, आपको फेज 1 फेज 2 दोनों साथ लेकर चलना है। फेज 2 का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, और इवन स्टडी प्लान वगैरह भी देखता हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको डेली टारगेट वाइज स्टडी करना है, बट स्टिल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर ले।